अनन्या की पहली कहानी। अनन्या लॉ के आखिरी साल की छात्रा ने उत्साह की एक लहर के साथ साथ डर की एक लहर भी महसूस की। सीनियर पार्टनर श्री शर्मा ने उसकी मेज पर एक मोटी नीली फाइल रखी। श्री कुमार का केस, उन्होंने शांत और स्थिर आवाज में कहा। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम वादपत्र का मसौदा तैयार करो। अनन्या उस दिन बाद में श्री कुमार से मिली। वो एक दयालु चेहरे वाले व्यक्ति थे जिनकी उंगलियों पर स्याही के दाग थे, और वो अपनी छोटी सी किताबों की दुकान के बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो कोई इंसान हो। एक बड़ी कॉर्पोरेशन दशकों पुराने समझौते को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें बेदखल करने की कोशिश कर रही थी। वो दुकान मेरी जिंदगी है, उन्होंने थोड़ी कांपती हुई आवाज में कहा। उस रात उसके लैपटॉप की खाली सफ़ेद स्क्रीन एक विशाल खाली रेगिस्तान की तरह लग रही थी। शीर्षक वादपत्र मजाक उड़ाते हुए झपका रहा था। उसके बगल में नागरिक प्रक्रिया संहिता खुली पड़ी थी, जिसके पन्ने घने डरावने पाठ से भरे थे। अनन्या पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रही थी। वो श्री कुमार के दर्द को इस कठोर औपचारिक दस्तावेज में कैसे बदल सकती थी। अगली सुबह श्री शर्मा ने उसे उसी खाली स्क्रीन को घूरते हुए पाया। वो धीरे से मुस्कुराए। फंसी हुई महसूस कर रही हो? उन्होंने पूछा। एक पल के लिए तकनीकी शब्दों को भूल जाओ। एक वादपत्र बस एक कहानी है। इसकी एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होता है। तुम कहानीकार हो अनन्या। तुम्हें बस अदालत को श्री कुमार की कहानी बतानी है। हर कहानी को एक शीर्षक पृष्ठ की आवश्यकता होती है, श्री शर्मा ने एक नोटपैड पर चित्र बनाते हुए समझाया। वो तुम्हारा शीर्षक और हेडिंग है, न्यायालय का नाम और पक्षकार। फिर तुम पहला अध्याय लिखती हो, तथ्य। हमें श्री कुमार और उनकी किताबों की दुकान के बारे में बताओ। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करो। इसके बाद संघर्ष आता है, उन्होंने आगे कहा। हम इसे वाद कारण कहते हैं। यह वो क्षण है जब कहानी में खलनायक ने प्रवेश किया। श्री कुमार के लिए ये वो दिन था जब उन्हें वो अवैध बेदखली का नोटिस मिला। ये तुम्हारे वादपत्र का दिल है। यही कारण है कि तुम अदालत में हो। अंत में तुम अदालत को बताती हो कि उसके पास इस कहानी को सुनने की शक्ति क्यों है। वो है क्षेत्राधिकार। और फिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, प्रार्थना। ये तुम्हारा अंत है। ये वो जगह है जहां तुम न्यायाधीश से अंतिम अध्याय लिखने के लिए कहती हो, वो अध्याय जहां श्री कुमार को अपनी किताबों की दुकान रखने को मिलती है। इस नए दृष्टिकोण के साथ अनन्या ने लिखना शुरू कर दिया। वो सिर्फ खंड नहीं भर रही थी, वो एक कहानी कह रही थी। उसने श्री कुमार की दुकान में पुरानी किताबों की गंध, जिस दिन नोटिस आया और उनकी आंखों में डर के बारे में लिखा। वादपत्र की कठोर संरचना अब एक पिंजरा नहीं थी, बल्कि कहानी को शक्तिशाली और स्पष्ट बनाने के लिए एक ढांचा थी। एक हफ्ते बाद अनन्या शहर के दीवानी अदालत के भीड़ भरे गूंजते हुए हॉलों से गुजरी। उसने सही काउंटर ढूंढ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्लर्क ने उसका वादपत्र लिया, उस पर जोर से एक ठप्पा लगाया और उसे एक रसीद दी। यह आधिकारिक हो गया था। श्री कुमार की कहानी अब अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा थी। पहली सुनवाई के लिए अदालत कक्ष में अनन्या ने न्यायाधीश को उसके द्वारा लिखा गया वादपत्र उठाते हुए देखा। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक दस्तावेज का मसौदा तैयार नहीं किया था। उसने एक आदमी के शांत संघर्ष को लिया था और उसे एक स्पष्ट मजबूत आवाज दी थी। इसे एक ऐसी कहानी में बदल दिया था जो न्याय के पवित्र हॉलों में सुने जाने की मांग करती थी।